एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 अप्रैल का न्यूज़पेपर डिस्कशन और एडिटोरियल डिस्कशन आपके सामने लेकर आए हैं। कल के दिन 14 अप्रैल को कुछ प्रॉब्लम से न्यूज़पेपर डिस्कशन और एडिटोरियल एनालिसिस नहीं आ पाया है, बट अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था जो कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। अगर आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो जनरली मोस्ट वही न्यूज़ थे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछले कुछ दिनों में, और एक न्यूज़ था जिसके ऊपर बात कही गई थी, दैट वाज 2+2 डायलॉग। तो आपको बता दे 2+2 डायलॉग पिछले हफ्ते का सबसे हॉट इशू था, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस 2+2 डायलॉग विथ यूएस इन टुमारो सेक्शन, जो कि हमारा सैटरडे का सेक्शन है जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करते हैं पूरे हफ्ते भर का। तो 2+2 डायलॉग जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलिए आज का हम लोग एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इस पे नजर डालिए क्या लिखा हुआ है, अ पैनल टू ड्राफ्ट यूसीसी फॉर उत्तराखंड। ऐसा किसने बोला है? उत्तराखंड के सीएम ने। तो सबसे पहले तो बात कीजिए कि उत्तराखंड के सीएम कौन है प्रीलिम्स के लिए? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने ये बोला कि पहला स्टेप जो है किसके तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की तरफ जो है वो क्या किया गया, ऑलरेडी ले चुका गया है। बाय सेटिंग अप आई अग्रीइंग ऑन टू सेट अप अ कमिटी टू ड्राफ्ट यूसीसी। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन होगा हम लोग जानेंगे, दैट इज यूसीसी। हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये जीएस पेपर 2 में यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी दोनों जगह ये बैठेगा पॉलिटी के पार्ट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि यूनिफॉर्म एक यानी कि कुछ ऐसा जो कि सबके लिए सेम हो, यूनिफॉर्म हो। सिविल किन मैटर्स के लिए? सिविल मैटर्स के लिए एक कोड यानी कि कानून। तो सारे सिविल मैटर्स के लिए हर एक इंसान के लिए एक कॉमन क्या हो, लॉ हो या कोड हो। तो यूसीसी का मतलब सिविल मैटर्स जैसे कि आपका मैरिज, डिवोर्स, ये जितने भी प्रॉपर्टी, इन सारे मैटर्स के बीच के लिए क्या किया जाए, सारे धर्म हो गए, सारे सेक्शन हो गए, सारे क्लास हो गए, सबके लिए एक कॉमन लॉ होगा, एक यूनिफॉर्म लॉ होगा, तो उसको यूसीसी की बात कहते हैं। यूसीसी के बारे में अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के बारे में अगर जानेंगे तो आपको पता है कि यूसीसी का बैकिंग कहां से आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूसीसी का बैकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आर्टिकल 44 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहां पे है, पार्ट 4 में दिया हुआ है। तो पार्ट 4 जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही गई है, वहां पे एक आर्टिकल है आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट कि स्टेट क्या करेगी, कोशिश करेगी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इनैक्ट कर दे। तो आपको बता दें फिलहाल इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हमारे यहाँ पे इस्लाम के जो सिविल एक्ट्स हैं वो कैसे गवर्न होते हैं, शरीयत लॉ जो उनका अपना पर्सनल लॉ है। हिंदू, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इन तीनों के जो हमारे ये है जैन, इन चारों के लिए जो है वो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू कोड बिल है, उसके अकॉर्डिंग वो रेगुलेट होते हैं। मतलब करेंटली अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के अंदर नहीं है। अगर आप बात करें स्टेट वाइज तो गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे एक्चुअली में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक स्ट्रक्चर मौजूद है। तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उत्तराखंड भी सोच रही है कि वो क्या करे, अपने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात उत्तराखंड कर रही है, देन दे हैव द बैकिंग ऑफ विच आर्टिकल, आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर आपको बात करें तो इंडिया में अगर हमें देखना है तो हमें 2 एस्पेक्ट को समझना होगा। सबसे पहला, किन रीजन से आज तक यूसीसी नहीं लगा, यूसीसी नहीं लगने के क्या क्या रीजंस हैं, और दूसरा आखिर यूसीसी के तरफ जाने में क्या क्या एक्चुअली इंडिया ने स्टेप लिया है आज के डेट में अभी तक। तो यूसीसी नहीं लगने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो सबसे पहला, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल इतना नहीं हो पाता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं किस चीज़ के ऊपर ये करना, कि उन्हें लगता है कि एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिलीजन को टच करने की बात कर रहे हैं, और उससे हमारा वोट बैंक गड़बड़ हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज सेंसिटिव इशू। धर्म जो है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो धर्म से लेकर धर्म के अंदर छेड़खानी करना कोई भी नहीं चाहता है जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट माना जाता है। एंड दैट इज वाई हम लोग क्या है कि यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा,
कुछ लोग इसको एंटी सेक्युलरिज्म समझते हैं, एंटी सेक्युलरिज्म। क्यों एंटी सेक्युलरिज्म, जबकि ये उल्टा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया का सेक्युलरिज्म एक यूनिक काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म है। इंडिया के सेक्युलरिज्म में देयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज प्लेस्ड अबव रिलीजन। ठीक है, तो हमारा सेक्युलरिज्म थोड़ा यूनिक है। तो अगर आप बाहर किसी और जगह के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो अगर स्टेट आपके ऊपर एक कॉमन लॉ थोप रही है हर रिलीजन के ऊपर तो शायद वो एंटी सेक्युलर हो जाए, बट इंडिया में ऐसा नहीं। बिकॉज इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। स्टेट का अपना खुद रिलीजन कोई नहीं होगा, बट दे विल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली एंड दे विल प्रमोट ऑल्सो ऑल रिलीजन इक्वली। तो ये रीजंस कुछ हैं जिसके कारण हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और अगर बात करें हम लोग तो इवन लॉ कमीशन ने भी अभी हाल ही में रिपोर्ट दिया था, जिसके कारण लॉ कमीशन ने क्या बोला कि इंडिया के अंदर एक्चुअली अभी जैसा सिचुएशन है उसमें ऊपर से कुछ थोपना इज नॉट जस्टिफाइड। तो आप ऊपर से रादर आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, उससे बढ़िया क्या है कि आप पहले क्या कोशिश करो कि जितने ऑलरेडी पर्सनल लॉज है उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करो। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज हैं आप कोशिश करो उनमें यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है, तो उस चीज के बारे में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके कारण अभी आपको क्या पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में नहीं लागू होता है। अब यूसीसी जो है उसका इंडिया के अंदर जो हमारा बात करें तो कितने स्टेप हम अभी एक्चुअली लिए हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ यूसीसी। सबसे पहला जब यूसीसी का नाम आता है तो हम लोग के दिमाग में या हम लोग जब पढ़ते हैं कौन सा केस, शाहबानो केस, शाहबानो केस ऑफ 1985। सो इन शाहबानो केस 1985 एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया जो वो आउट ऑफ द बॉक्स जजमेंट माना गया उसको। आपको पता है इस्लाम धर्म में जब मैरिज डिसॉल्व किया जाता है तो जब निकाह किया जाता है उस टाइम पे एक रकम तय की जाती है, मेहर, एंड जब आप डिसॉल्व करते हैं मैरिज को तो वो रकम देकर आप क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली लायबिलिटी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है हिंदू धर्म में क्या होता है कि मंथली अलावेंस भी आपको अपनी वाइफ का और अगर बच्चे हैं तो उनका मंथली अलावेंस भी बियर करना पड़ता है, जब तक कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वो देखा जाता है कि वो वुमेन जो है वो खुद से अपने बाल बच्चे का पोषण कर सकती है कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग पति की जिम्मेदारी है इवन आफ्टर डाइवोर्स कि वो उनका मेंटेनेंस करे। लेकिन शाहबानो केस में आपको पता है ये मुस्लिम लेडी थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस को देखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट का, हिंदू जो हमारा एक्ट है उसके प्रोविजन लगाते हुए क्या बोला शाहबानो के हस्बैंड को कि आप क्या करें, आप इनको क्या दें, मेंटेनेंस इनका मंथली उठाएं, क्योंकि शी इज नॉट एबल टू क्या कैरी आउट और लाइवलीहुड कैरी करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। और इस पर्टिकुलर जजमेंट को क्या माना गया, यूसीसी की तरफ एक स्टेप, क्योंकि कोई किसी और धर्म का कुछ अच्छा प्रोविजन को हम लोगों ने किसी और धर्म में अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की और अल्टीमेटली एम क्या था कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला स्टेप था। आगे की बात करें तो शायरा बानो केस, शायरा बानो केस जिसको फेमसली किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल तलाक केस के नाम से। सो इस केस में क्या किया गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो शरीयत लॉ के अंदर एक हिस्सा था जिसमें एक बार में आप 3 बार तलाक बोलकर क्या कर सकते थे, मैरिज डिसॉल्व, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इट वाज समथिंग नोन एज समथिंग इन द स्टेप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसी तरह अगर आप बात करें सबरीमाला का जजमेंट, सो सबरीमाला जजमेंट में क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि सबरीमाला जजमेंट भी कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से हमारा एक स्टेप है यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि सबके लिए एक नियम होना चाहिए इनके मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो सबरीमाला जजमेंट का भी एंट्री हम लोग अगर बात करें सबरीमाला टेम्पल में तो वो भी हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक स्टेप है। रिसेंट मैरिज एज जो है वो सबका कितना कर देना, 21 साल, ये भी एक स्टेप किसकी तरफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। तो कहीं ना कहीं इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और हो सकता है कि एक टाइम आए जब ये कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया जाए आपके कंट्री के अंदर। सो दिस वाज ऑल द डिस्कशन अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड बेसिकली कोशिश कर रही है लेकर आने का। नेक्स्ट, बेलूर हिस्टोरिक चेनकेश्वर टेम्पल स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ हार्मनी, मौलवी रिवील्स एक्सर्ट फ्रॉम कुरान टू मार्क
स्टार्ट ऑफ रथोत्सव। तो यहाँ पे एक तरह से एक सेक्युलर फैब्रिक जो इंडिया का है वो इंटैक्ट दिखता है इस कहाँ पे, हमारा चेनकेश्वर टेम्पल के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं आपने जो सेंटेंस पढ़ा कि मौलवी रीड्स एक्सर्ट फ्रॉम कुरान टू मार्क स्टार्ट ऑफ रथोत्सव। सो दिस इज एन क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म, और इसीलिए लिखा हुआ है कि इट स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ हार्मनी इन इंडिया, कि दो रिलीजन के लोग मिलकर एक कॉमन कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉमेमोरेट कर रहे हैं। दिस इज अ नोट ऑफ हार्मनी। थोड़ा सा हम लोग इस टेम्पल के बारे में जान ले। सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज केशवा और विजय नारायणा टेम्पल ऑफ बेलूर। इट इज अ 12th century हिंदू टेम्पल इन द हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट वॉज कमीशन बाई किंग विष्णुवर्धन इन 1117 ऑन द बैंक्स ऑफ यकाची रिवर इन बेलूर, जिसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज वेल्लापुरा, जो एक होयसाला अंपायर का क्या था अर्लियर कैपिटल। इट इज अ फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड। अगर चेनकेश्वर की बात करें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। विष्णु का एक फॉर्म जो है वो ये कौन सा है, चेनकेश्वर, और उन्हीं का ये टेम्पल है। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमारे पास हो गया। और अगर आपके पास क्वेश्चन मेंस में सेकुलरिज्म पर आता है तो इंडिया में उसके एप्लीकेशन में आप ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग एडिटोरियल की बात करें जो आपका मैं एडिटोरियल वाले पेज में दिया हुआ है, तो इसकी अगर आप हेडिंग देखेंगे तो यू विल सी अ विंडो फॉर इंटर स्टेट कोलैबोरेशन टू ब्रीथ इजी। ये बेसिकली दिल्ली और पंजाब के बीच में कोलैबोरेशन से रिलेटेड एक बात है, क्योंकि आपको अभी पता है कि अभी हाल ही में पंजाब के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आप दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सेम पॉलिटिकल पार्टी सत्ते में है। सो नाउ जो ब्लेम गेम चलता था विथ रिस्पेक्ट टू एयर पॉल्यूशन कहाँ पे, दिल्ली में, कि वो जो है पंजाब के स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन इतना होता है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व करने का एक विंडो खुला है विथ सेम पार्टी कमिंग इन बोथ द प्लेसेस। ये आर्टिकल उसी के ऊपर है। सो आम आदमी पार्टी हैज द आइडियल अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व द एयर क्वालिटी इशू इन दिल्ली एंड पंजाब। अगर हम बात करें इन चीज के बारे में तो आप कुछ फैक्ट्स अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि while Delhi dominates the discourse on air pollution in India, Punjab is home to 9 of the 132 most polluted cities in the country. पंजाब में कितना, अगर हम बात करें आपको, तो अगर दिल्ली में तो है ही सबसे फेमस पॉल्यूशन के मामला में, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग कि जो 132 ठीक है पॉल्यूटेड सिटीज हैं पूरे कहाँ पे कंट्री में, उसमें से 9 सिटीज जो हैं वो पंजाब से हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि पंजाब में भी पॉल्यूशन का लेवल जो है वो उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अब उसके बाद और अगर बात करें, इन 2019 दिल्ली एंड पंजाब टुगेदर फेस्ड इकोनॉमिक लॉसेस एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ ड्यू टू वर्सनिंग एयर पॉल्यूशन। सिर्फ एयर पॉल्यूशन का घाटा हेल्थ फैक्टर में नहीं है, इवन इकोनॉमिक फैक्टर भी है। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो 19 में लगभग दोनों स्टेट्स ने या स्टेट और यूटी ने मिलकर 18,000 करोड़ जो है वो अपनी इकोनॉमी से लॉस किया था विथ बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, तो कैसे ये दोनों कोलैबोरेट करें। तो सबसे पहला इन्होंने लिखा है, दोज इन चार्ज ऑफ द टू स्टेट मस्ट टॉक setting aside their disagreements on the contribution of stubble burning to Delhi's air pollution, state should arrive at a common and understanding of sources polluting the region. ब्लेम गेम करने से बेहतर क्या है कि सोर्सेज आइडेंटिफाई कीजिए कि किन सोर्सेज से एक्चुअली में पॉल्यूशन आ रहा है। उन सोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग तो होगा क्या कि हमें सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। दूसरा, क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज एक्सचेंज। नॉलेज एक्सचेंज कीजिए कि किन किन चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज कि पंजाब में अगर किसी चीज़ का ओरिजिनेशन हो रहा है जिससे कि पॉल्यूशन दिल्ली तक पहुंच सकती है, तो दिल्ली से नॉलेज लेकर, नो हाउ लेकर हम लोग क्या करें, पंजाब में उस चीज़ को मिटिगेट करने की कोशिश करें, उसको कम करने की कोशिश करें। तो ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ कुछ प्रूवन सॉल्यूशन है उसको यूज किया जाए। सो कोलैबोरेट टू एग्जीक्यूट प्रूवन सॉल्यूशन। वो लोग क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन ऑलरेडी पूरी दुनिया में टेस्टेड है, या फिर हम बात करें इवन दिल्ली में और हरियाणा में भी कुछ चीजें की गई थी, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टर एक यूज किया जाता था जो क्या करती थी, स्टबल को क्या करती थी, वहां प्रोसेस कर देती थी। वहां पे उस ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी होती थी जिसमें क्या किया जाता था, स्टबल वहीं पे प्रोसेस हो जाता था। तो जो भी प्रूवन सॉल्यूशन है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, उनको क्या किया जाए, मिलकर कोलैबोरेट करके सॉल्यूशन को अचीव किया जाए। ये हम क्या कर सकते हैं, तो प्रूवन सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ
मिटिगेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। साथ साथ मार्केट फॉर डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स। Fourth, create a market for diversified crop products. The persistence of stubble burning in Punjab and its contribution to toxic winter pollution in Delhi cannot be denied. Shifting away from the paddy wheat cycle through crop diversification. तो अब एक चीज बताइए, मान लीजिए कि पराली जो हमारी है स्टबल है, वो किसका रीजन है? मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस। किस चीज का? राइस व्हीट राइस व्हीट राइस व्हीट, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से। तो क्यों ना हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफाई कर दे। दो चीजें होंगी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। एक तो हो सकता है कि इनकम भी इंप्रूव कर जाए फार्मर का, जो कि हमारा डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 है, उसके एम को भी अचीव करने में हेल्प करे। और दूसरा, हमारा एयर पॉल्यूशन तो कम हो ही जाएगा। क्रॉप का भी, सॉइल का भी जो फर्टिलिटी है वो जो लॉस हो जाएगा वो भी वापस से रिकवर हो सकता है इन मैटर्स ऑफ किससे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। तो ये सारे सॉल्यूशन जो है बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटर स्टेट कोलैबोरेशन को एग्जाम्पल की तरह बनाकर दिल्ली पंजाब अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। और ये कहीं ना कहीं किस चीज का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो इंडिया जिसके बारे में बात करती है। ठीक है, तो आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज सेज IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट नॉर्मल मॉनसून एंड नो एल नीनो। मतलब IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल जो है वो मॉनसून बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई एल नीनो नहीं आएगा। तो आखिर एल नीनो है क्या? हमें ये जानना है कि एल नीनो का मतलब क्या है। सो एल नीनो एक फिनोमिना है, एक फ्रेज है जिसको यूज किया जाता है जिस साल इंडिया के अंदर अगर मॉनसून जो है वो नॉर्मल नहीं आए तो हम लोग जनरली उसको दो फिनोमिना से कनेक्ट कर सकते हैं, एल नीनो एंड ला नीना। बट ये इंडिया के एक्चुअल इवेंट्स नहीं है, ये इवेंट कहीं और पर होते हैं, बट असर उसका इंडिया के ऊपर भी दिखता है। हम लोग बात करते हैं डिटेल में। सो द फ्रेज एल नीनो refers to the Christ child and was coined by fishermen along the coast of Ecuador and Peru. पेरू और इक्वाडोर के कोस्ट पे फिशरमैन के द्वारा ये नाम क्वाइन किया गया जिसका नाम है एल नीनो। एंड टू डिस्क्राइब द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर वार्मिंग जो होती है उसी को डिनोट करने के लिए, उसी को बताने के लिए, उसके बारे में वार्निंग देने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है एल नीनो। So it is a name given to the occasional development of warm ocean surface water along the coast of Ecuador and Peru. तो इक्वाडोर और पेरू के कोस्ट पे ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ कथी? वार्म वाटर। वार्म वाटर अगर ओकेजनल डेवलपमेंट होता है पेरू और इक्वाडोर के कोस्ट पे, उसको एल नीनो बोला जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो एल नीनो ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म वाटर इन पेरू एंड इक्वाडोर के कोस्ट पे। यानी जनरली इक्वाडोर और पेरू के कोस्ट पे कौन सा वाटर प्रेजेंट होता है? इट इज कोल्ड। तो कोल्ड वाटर नॉर्मल ईयर्स में रहेगा पेरू और इक्वाडोर के कोस्ट पे, और एल नीनो के ईयर में वो वाटर क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। ठीक है, दिस इवेंट अकर्स इरेगुलरली एट इंटरवल्स ऑफ 2 से 7 साल, 2 साल या 7 साल के बीच में किसी भी साल पे ये एक्चुअली रिपीट करता है। ऑल्दो द एवरेज इज अबाउट वंस एवरी 3 to 4 years। वैसे जनरली अगर बात करें तो अभी तक का एवरेज क्या है? 3 से 4 साल में ये रिपीट जरूर होता है। When this warming occurs, the usual upwelling of cold nutrient rich deep ocean water is significantly reduced। तो जब वार्म हो जाएगा तो नीचे के जो न्यूट्रिएंट रिच क्या थे? वाटर थे, वो ऊपर उनका अपवेलिंग नहीं हो पाता है इन जगहों पे। तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या है आखिर? थोड़ा और एल नीनो के बारे में जानिए। सो दिस actually occurs around Christmas and usually lasts for few weeks to few months. Sometimes an extremely warm event can develop that lasts for much longer time periods. And in the 1990s, a strong El Ninos developed in 1991 and lasted until 1995. 5 साल तक रहा। And then 1997 से 1998 तक ये कम हुआ। तो अब बात करते हैं कि नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है जब एल नीनो नहीं है। सो द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज द रीजन नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास वार्मेस्ट पार्ट होगा, ये तो अंडरस्टूड है, आपको पता है। देन ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ का स्पिनिंग जो होता है उसके कारण प्रिवेलिंग विंड्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। प्रिवेलिंग विंड्स कहां से कहां घूमती हैं? ईस्ट टू वेस्ट। दिस पुशेस द वार्म वाटर वेस्टवर्ड टुवर्ड्स इंडोनेशिया। तो ये क्या करती है? वार्म वाटर जो है उसको कहां पुश कर देती है? इंडोनेशिया की तरफ। आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल में क्या होगा? साउथ अमेरिका का कोल्ड वाटर रहता है, ये वार्म वाटर को कहां पुश कर रही है? इंडोनेशिया की तरफ।
in the east around the coast of South America, cool waters would normally well up. Cool waters का upwelling होगा, and these waters are rich in nutrients and fish and provide plenty of food for the Peruvian fishermen. तो उस दौरान क्या होगा, पेरू के जो फिशरमैन हैं उनके लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा और उनके कारण क्या होगा, फिशिंग बहुत आसान हो जाती है पेरू के कोस्ट पे. तो नॉर्मल ईयर में इट्स कूल एंड नॉट टू रेनी अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिकाज एंड वार्म एंड वेट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक. तो ये नॉर्मल ईयर्स की बात हुई. अब एल नीनो के टाइम पे एक्चुअली क्या हो रहा है, सो द व्हेन द ट्रेड विंड्स डाई, टू थिंग्स हैपन, दो चीजें होती है. द विंड फोर्स्ड अपवेलिंग दैट ड्रॉज कूल वाटर टू द सरफेस स्लोज डाउन, क्योंकि वहां पे अब वार्मिंग हो गई है कूलिंग की जगह, तो अपवेलिंग क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है. एंड द वार्म वाटर दैट हैज पुल्ड अप इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक बेसिन स्टार्ट्स टू स्लो बैकवर्ड टुवर्ड द ईस्ट. अब वही वार्म वाटर फिर वापस किधर जाने लगता है, ईस्ट की तरफ पीछे चलने लगता है. ठीक है. एंड एज द वार्मथ स्प्रेड्स ईस्टवर्ड, द ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, विच आर पार्टली कंट्रोल्ड बाय द किसके, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द पैसिफिक गेट इवन वीकर. अब प्रेशर डिफरेंस ही कम हो गया दोनों जगहों पे, तो जो ट्रेड विंड्स का फ्लो था वो भी क्या हो जाता है, बहुत वीकेन हो जाता है. एंड सो द चिली वाटर्स दैट यूजुअली हेल्प कूल डाउन द साउथ अमेरिकन कोस्ट स्टे ट्रैप डीप बिलो द सरफेस. तो जितने ठंडे पानी थे वो कहाँ जमे हैं, नीचे, ऊपर गर्म है. तो ये इसके कारण क्या हो जाता है कि जो पेरू और इक्वेडोर कोस्ट है वो गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं हो पाता है. विच हेल्प कूलिंग डाउन स्टे द प्रिवेलिंग विंड्स अक्रॉस द पैसिफिक वीकेन पैसिफिक के पास जो भी विंड्स होती है वो बहुत वीक हो जाती हैं. एंड समटाइम्स दे कैन इवन रिवर्स एंड ब्लो द अदर वे, और कभी कभी वो इतना वीक हो जाएंगे कि रिवर्स होकर वो उल्टी डायरेक्शन में भी घूम सकती हैं, जिसको काउंटर करंट बोलते हैं. दिस अलाउज सम ऑफ द वार्मर वाटर्स टू मूव ईस्टवर्ड अवे फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टुवर्ड्स साउथ अमेरिका. और इसके कारण क्या होगा कि वार्म वाटर किधर जाने लगेगा, उल्टा साउथ अमेरिका की तरफ जाने लगेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे जा रहा था, इन एल नीनो के टाइम पे ऐसे जा रहा है. ठीक है. तो ये आप इमेज से समझ रहे हैं. एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, तो ये आपने देखा एल नीनो का एक्चुअली फिनोमिना. अब इंडिया से कनेक्शन कैसे है कि मॉनसून पे इफेक्ट पड़ जाता है इसका, तो वो समझिए. सो इट इज कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो. इन नॉर्मल टाइम्स व्हेन द ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, अल्टरनेटिवली द ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर. तो जब कहां पे ट्रॉपिकल, कहां पे, अगर ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक में क्या है, हाई प्रेशर होगा, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट. हाउएवर दीज प्रेशर कंडीशन आर समटाइम्स रिवर्स्ड एंड रिजल्ट्स इन लो प्रेशर इन द पैसिफिक, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे. एंड तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर हाई प्रेशर कहां बन जाएगा, इंडियन ओशन में. तो इंडियन ओशन में जब हाई प्रेशर बन जाएगा, जहां पे नॉर्मली लो प्रेशर होता था, तो प्रॉब्लम आ जाएगी. कैसे? So this is the periodic change in pressure condition which is referred to as a southern oscillation, and these changes in the pressure condition being developed in the Pacific and Indian Ocean are connected with the phenomena of El Nino. El Nino के कारण ही ये होता है southern oscillation, और इसके कारण ही क्या होता है कि इंडियन ओशन के पास हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जहां पे जनरली जिस साल एल नीनो नहीं होगा वहां पे लो प्रेशर होगा. और इसी कारण से क्या होता है कि अगर आप बात करें तो स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड जो है वो कहां पहुंचने की कोशिश करती है, कहां पे, जहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था, इंडियन लैंड के अंदर आपको मिलता था बहुत हाई प्रेशर. तो इसके कारण वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा हुआ करता था. चूंकि अब इंडियन ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो इसके कारण जो है वो स्ट्रेंथ जो होती है मॉनसून विंड्स की वो वीक हो जाती है इन एल नीनो ईयर. तो एल नीनो का इफेक्ट क्या होगा, तो इट रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर. सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने बात की अभी हाल ही में. इट ऑल्सो वीकेंस द ट्रेड विंड्स टू ऑफ द अफेक्टेड रीजन, ट्रेड विंड्स को भी कमजोर कर देता है. इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इट कैन ब्रिंग अबाउट ड्रॉट कंडीशन. दिस अफेक्ट्स द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वीकेंड क्या होगा, स्ट्रेंथ वीक हो जाता है हमारा किस चीज का, मॉनसूनल विंड का, साउथ वेस्ट मानसून का. और उसी के कारण क्या होता है इंडिया के अंदर जो है वो मानसून जो है वो इरेगुलर होगा एल नीनो के टाइम पे. एंड इट मे नॉट ब्रिंग ड्रॉट बट कॉज हेवी रेनफॉल. इन बोथ द केसेस इट कॉजेज हेवी डैमेज. तो अगर हम बात करें कि कुछ कंट्रीज में इसका क्या होता है, उल्टा होगा कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा, और कुछ कंट्रीज में इसका उल्टा नहीं होगा, मतलब कि बहुत रेनफॉल नहीं होगा. इंडिया में इसका इफेक्ट एल नीनो का कम रेनफॉल से पड़ता है और ला नीना का ज्यादा रेनफॉल से पड़ता है. ठीक है. तो ये डिस्कशन जो था हमारा पूरा एल नीनो के ऊपर आपको था. अब हम लोग आते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर. पहला क्वेश्चन,
with reference to Sabka Vikas Mahaquiz series, consider the following statements. First statement, it is organized by Niti Aayog. And the second statement, the quiz aims to sensitize the participants about various schemes and initiatives and to how to avail the benefits. So second statement is correct, first statement is wrong. ये initiative नीति आयोग का नहीं है. So the correct answer is 2 only. आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं. माई गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ऑर्गेनाइज कर रही है क्या, सबका विकास महाक्विज सीरीज. और इसके क्या है, ये जितना भी स्कीम्स है इंडिया के अंदर उसका अवेयरनेस किसके अंदर फैलाना है, सिटीजन्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. करेक्ट आंसर. एंड NHA is developing a health claims platform as a public good. This is also correct. Which of the statements are correct? So both 1 and 2. Third question, which of the following state decided to set up a training institute for drone pilots to support capacity development? हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम या वेस्ट बंगाल. सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा. आइए हम लोग देखते हैं. सो अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ड्रोन पायलट्स विल बी सेट अप इन हरियाणा टू सपोर्ट कैपेसिटी डेवलपमेंट. This institute will be set up under the aegis of Drone Imaging and Information Service of Haryana Limited, Drishya, expected to cater to training needs of personnel of Drishya and other organization. पोयला बोईशाख is celebrated in, as the name जैसे हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं आप ये गेस कर सकते हैं कि पोयला बोईशाख कहाँ पे मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में. इनमें से बट सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, आप देख सकते हैं. It is the first day of Bengali calendar, which is also the official calendar of Bangladesh, and it is celebrated on 14th April से लेके 15. बांग्लादेश में 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को कहाँ पे, इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड असम, जो पूरा बराक वैली है उसमें, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस फेथ. एंड लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 अमेंडेड द UAPA 1967. This is correct. The amendment made it possible for the union government to designate individuals as terrorists without a due process of law. This is also very very true. So the correct answer for the question is both 1 and 2. So this was the complete discussion of 15th April. और हम लोग आज के डिस्कशन में आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कल सैटरडे जिसमें हम हॉट इशू डिस्कस करते हैं, हम कल डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस का 2+2 डायलॉग. एक्सक्लूसिवली हम लोग उसी को कल डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए प्लीज रिवाइज कीजिए. थैंक यू सो मच.